नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12th क्लास संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षणम, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर जिसका नाम तपोवन ब्रह्मचारी और दूसरा चैप्टर जिसका नाम श्रेष्ठ करी स्वस्थिति चैप्टर था, उसको अच्छा से पढ़ चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो या 2 अंक उत्तरीय प्रश्न उत्तर हो या श्लोक, इन सभी को अच्छा से श्लोकों का अच्छा से उच्चारण कर चुके हैं, उसका अर्थ देख चुके हैं। आज हम लोग उसी प्रकार तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षणम, इस पाठ को देखने वाले हैं, अच्छा से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लेखक कोई नहीं है क्योंकि यह परीक्षा समिति के द्वारा दिया हुआ है। इस चैप्टर का शुरुआत एक श्लोक से होता है। उस श्लोक को हम अच्छा से पढ़ रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। आप उस श्लोक को देखिए, अच्छा से सुनिए कि किस प्रकार उसका उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार आप भी उच्चारित कीजिए, उसको याद कीजिए हो सके तो, और उसका अर्थ भी याद कीजिए। क्योंकि श्लोक को मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि बिहार बोर्ड 12th में श्लोक को 5 नंबर में पूछता है और कहता है कि इसका अर्थ बताइए। चलिए श्लोक को देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए और आपके कोई मित्र हो जो 12th में संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हो, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर भेजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए उनको ज़रूर बोलिएगा कि ये संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि यहाँ पर 10th 12th से संबंधित, संस्कृत से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर डाला जाता है। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। श्लोक है भूमेरावरणं वायुर्जलं चैव वनस्पतिः जगदाधाररूपं तत्पर्यावरणमिष्यते। क्या है? भूमेरावरणं वायुर्जलं चैव वनस्पतिः जगदाधाररूपं तत्पर्यावरणमिष्यते। तत्पर्यावरणमिष्यते। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। एक बार और हम पढ़ के बताते रहे हैं श्लोक को कि श्लोक क्या है। भूमेरावरणं वायुर्जलं चैव वनस्पतिः जगदाधाररूपं तत्पर्यावरणमिष्यते। इसके अर्थ को देखिए। अब अर्थ है कि पृथ्वी का आधार क्या है? वायु, जल और वनस्पति। ये क्या है? पृथ्वी के आधार हैं। ये सभी मिलकर जो संपूर्ण संसार का आधार बनाते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का आवरण कौन है? तो वायु, जल, वनस्पति, ये पृथ्वी के आवरण हैं। ये सभी मिलकर जो आधार बनाते हैं, वही पर्यावरण कहलाता है। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन के टाइप से समझेंगे, क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले कि पर्यावरण किसे कहते हैं। इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। आज वर्तमान की स्थिति को इसमें झलकाया गया है, एक झलक के रूप में दिखाया गया है। तो कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो देखिए, सभी प्राणियों के लिए आधारभूत पृथ्वी। कहेगा कि प्राणियों के लिए आधारभूत क्या है? तो कौन है? तो पृथ्वी है। और उसे घेर कर व्याप्त सभी पदार्थों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, जिस चीज़ से भी हम घिरे हुए हैं, चाहे वो जो वस्तु हो, पेड़ पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, सबको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्राचीन काल में सभी सभ्यताओं में पंच तत्व कौन कौन? भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन काल में किसे पूजा जाता था? तो पंच तत्व को। कौन कौन सा पंच तत्व होता है? तो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ऐसे भी कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से मिलकर बना शरीर। यानी कि हमारा शरीर भी है कितने पंच तत्व से मिलकर बना है? इन्हीं 5 तत्व से, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यानी कि प्राचीन काल में इसका पूजा किया जाता था। इसी को प्रकृति मान करके, इसी को ईश्वर मान करके, क्योंकि ये ही समस्त प्राणियों के जीवन का साधन माने जाते थे। आगे देखते हैं कि मानव और प्रकृति का संघर्ष, यानी कि
जो प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधन दिया है, मानव उसके साथ किस तरह से बर्ताव कर रहा है, किस तरह से उसके साथ संघर्ष कर रहा है, किस तरह से उसका दोहन कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन धीरे धीरे मानव सुख सुविधाओं की खोज में वैज्ञानिक विकास करते गए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगे। यानी कि जो मानव है धीरे धीरे संसाधनों की खोज में, सुख सुविधाओं की खोज में वैज्ञानिकता की ओर बढ़ने लगे, और वैज्ञानिकता की ओर जब बढ़े तो उन्होंने प्रकृति का दोहन किया, छेड़छाड़ करने लगे। पहले पर्यावरण शुद्ध, सुंदर और प्राणियों तथा वनस्पतियों के लिए हितकर था, परंतु अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि जहाँ पर भी अति होगा, यानी कि हद से ज़्यादा होगा, वह हितकर नहीं होगा, के नियम को भूलकर मनुष्य ने स्वार्थ वश पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। यानी कि अपने संसाधन के लिए, जैसे कि फर्नीचर बनाना, तरह तरह का फर्नीचर हो गया है, पलंग कुर्सी हो गया है, उस लग्जरी आइटम को बनाने के लिए, या कलम कॉपी, यानी कि पेड़ से जितना भी चीज़ बनता है उसको बनाने के लिए, संसाधन के लिए हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधों को काटते गए, और पेड़ पौधों के काटने से क्या हुआ कि पर्यावरण असंतुलित हो गया है। ये वृक्ष वायु को शुद्ध करते थे, बारिश के वेग को संतुलित करते थे, यानी वृक्ष ही है जो वायु को और वर्षा के वेग को संतुलित करता है कि वर्षा कब होना चाहिए, मौसम पर वर्षा होगा या नहीं होगा। आजकल देख लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषित है, जिसके कारण वर्षा अनियंत्रित है, किसी भी समय बारिश हो जाता है। और मिट्टी के कटाव को रोकते थे, यानी कि जो पेड़ पौधा है मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। आपने देखा होगा कि बांध के आसपास में या नदी के आसपास में पेड़ पौधा अत्यधिक होते हैं, उसके आसपास में रोपा जाता है ताकि उस बांध को मजबूती मिले, उस मिट्टी को कटाव से रोके। लेकिन आज वे खुद ही नष्ट होने के कगार पर है, यानी कि पेड़ पौधे आज खुद ही नष्ट होने के कगार पर हैं। इसका परिणाम यह है पर्यावरण का सर्वत्र प्रदूषण, यानी कि हर जगह पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है पेड़ पौधे के न होने के कारण। अगला क्वेश्चन को हम रूप में लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण क्या है। तो प्रदूषण के कारण है मानव निर्मित यंत्र, यानी कि मानव ने जिन जिन मशीनों को बनाया है, यंत्र को बनाया है अपने सुविधा के लिए, वह यंत्र कारखानों, यानी कि कल कारखाना, जिस फैक्ट्री हो गया, बिजली उत्पादन और हथियारों ने वायुमंडल और जलमंडल को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब इसकी मरम्मत मुश्किल लगती है। यानी कि इन सभी चीज़ों ने वायुमंडल को इतना झकझोर दिया है कि अब इसकी मरम्मत मुश्किल लगती है कि पहले जैसा ये अब कभी हो भी सकता है। विकास की अंधी दौड़ ने नदियों और समुद्रों तक को प्रदूषित कर दिया है। यानी कि विकास की इस दौर में इतना ज़्यादा संसाधन का दोहन हो रहा है, कल कारखानों, फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसको सीधे कहाँ डाला जाता है, नदियों में, जिसके कारण नदी भी प्रदूषित हो गई है, जिससे तटवर्ती जीवन नष्ट हो रहा है। यानी कि जब नदी प्रदूषित रहेगा तो नदी में रहने वाले जीव जंतु या उसके आसपास में रहने वाले मानव उसका तट छोड़ेंगे, क्योंकि वो मानव चाहेंगे कि हम स्वच्छ रहें। लेकिन जब नदी असंतुलित रहेगा, अस्वच्छ रहेगा, तो वहाँ से लोग भागेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर रहें तो वह बीमार हो सकते हैं। आज स्वच्छ जल और शुद्ध वायु, पौष्टिक अन्न, ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष, पीने योग्य सरोवर और मन को शांति देने वाले उद्यान कहाँ हैं। कह रहे हैं कि आजकल स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, पौष्टिक अन्न, यानी कि स्वादिष्ट खाना जिससे हमें शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, ऑक्सीजन देने वाली वृक्ष, पीने योग्य सरोवर, पीने योग्य नदी कहाँ है मिलता है अब। बड़े शहरों में रहने वाले लोग पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ भी शहरी प्रदूषण फैला देते हैं। यानी कि घूमने वाले लोग जो शहर में रहते हैं वो पर्वतीय स्थानों पर जाते हैं घूमने, अपने हॉलीडे मनाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जा कर के वे कचरा फैला देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं उसको, यहाँ वहाँ सामानों को छीट देना। यह एक भयानक समस्या बन गई है। आगे देखिए कि समस्या के उपाय। देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह चैप्टर ही ऐसा है कि क्वेश्चन के रूप में ही पढ़े तो ज़्यादा समझ में आएगा।
समाधान के उपाय क्या है? तो देखिए कि यह समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इसलिए ये एक दिन में इसका हल भी नहीं निकलेगा। अर्थात ये जो पर्यावरण का समस्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, इसका समस्या कोई एक दिन में तो शुरू हुआ नहीं है। जो एक दिन में शुरू किए हैं तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे शुरू हुआ है तो धीरे धीरे ही इसका हल भी निकलेगा, अंत भी होगा। जब तक पर्यावरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण नहीं उत्पन्न होता है, तब तक प्रदूषण को रोकना असंभव है। विज्ञान द्वारा दिए गए साधनों की होड़ को संतुलित उपयोग से रोकना होगा। यानी कि वैज्ञानिकों ने जिन जिन यंत्रों को बनाया है, हो सके तो जितना से जितना हम कम उपयोग करें, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें। आजकल संसाधन होने के कारण हम लोग 100 मीटर से 500 मीटर की दूरी भी पैदल तय नहीं करते हैं, उसके लिए भी हम मोटरसाइकिल का उपयोग करने लगते हैं। तो यह यंत्रों का दोहन हो गया। कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर तो इतना तो पैदल चल सकते हैं ना। लेकिन लोग आजकल संसाधन होने के कारण कर रहे हैं कि संसाधन का ही उपयोग करते हैं, संसाधन क्यों रखे हैं, लेकिन उसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। राजनीतिक नेताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। यानी कि जो राजनेता लोग गए हैं समाज से उठ करके, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, पर्यावरण के बारे में करा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे पहला, वृक्षारोपण हर स्थान पर करना चाहिए। यानी कि जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण सबसे आवश्यक है। कह रहा है कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो जनसंख्या नियंत्रण भी सबसे आवश्यक है, ताकि धरती अत्यधिक भार से दब ना जाए, ताकि धरती पर अत्यधिक भार ना हो। यानी कि जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा संसाधन का उपयोग होगा, और जितने ज़्यादा संसाधन होगा मानव उसके लिए उतना ही प्रयत्न करेगा कि हम एक पर एक यंत्र बनाएं जिससे मानव जाति को सुख शांति मिले। प्रकृति संसाधनों का संयमित उपयोग करके उनका संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि प्रकृति में जो संसाधन दिया है उसका नियमित उपयोग करें तो ही उसका संरक्षण किया जा सकता है। यदि हम उसका दोहन करने लगे तो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। वनों की रक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। पांचवा है कि युवाओं को भी खाली समय में पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटना चाहिए। छठा, साफ सफाई अभियान नदी तटों, तालाबों, शैक्षणिक स्थानों और सड़कों को चलाना चाहिए। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने का कार्य वर्षा के ऋतु में के समारोह पूर्वक करना चाहिए। यानी कि वृक्ष कब लगाना चाहिए? तो जब वर्षा ऋतु हो तब, वर्षा जब प्रारंभ हो तब करना चाहिए। कि प्रकृति ही सबसे शरण स्थली है, सबकी शरण स्थली है, यह भाव हर हृदय में बैठाना होगा। छोटी छोटी शुरुआतें ही भविष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। यानी कि प्रकृति ही सबके लिए शरण स्थली है। सबको एक न एक दिन प्रकृति की मात सहना ही होगा। जिस प्रकार प्रकृति दोहित हो रही है उसका मार एक दिन सबको खाना होगा। इसीलिए कह रहा है कि शरण स्थली है, यह भाव हर हृदय में बैठाना होगा। छोटी छोटी शुरुआत भविष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। यानी कि इसको पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें छोटे से छोटे कदम उठाने चाहिए ताकि इसका सुधार हो सके। यह एक दिन में अगर शुरुआत नहीं हुआ तो एक दिन में इसका ख़त्म भी नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। यह एकदम छोटा चैप्टर है, बस इसमें एक ही श्लोक था जिसको हमने उच्चारित करके बताया है, उसका अर्थ भी बताया। आशा है कि आप उसको अच्छा से समझिएगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसको देख लेते हैं, जो बिहार बोर्ड में बरोबर पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का स्वरूप, आसपास का वातावरण, विज्ञान का क्षेत्र, केवल वायुमंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसपास का वातावरण। दूसरा क्वेश्चन है जगत का आधार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभी हम लोग देखें कि जगत का आधार किसे कहा गया है? पृथ्वी को। यानी कि मनुष्य जो है, जो जगत जो है, संसार, उसका आधार क्या है? पृथ्वी है। तीसरा क्वेश्चन कि प्राचीन काल में किसे पूज्य माना जाता था? तो पंच महाभूत को, यानी 5 पंच महाभूत को
प्राचीन काल में पूज्य योग्य माना जाता था, उसे ही पूजा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि मनुष्य ने वैज्ञानिक विकास क्यों किया? युद्ध के लिए, सुखमय जीवन के लिए, पर्यावरण नष्ट करने के लिए, व्यापार हेतु। इसका आंसर हो जाएगा सुखमय जीवन के लिए। पांचवा क्वेश्चन, अति सर्वत्र वर्जयत, वर्जियत का आशय क्या है? सब कुछ करना चाहिए, आवश्यक से अधिक वर्ज्य है। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक वर्ज्य है। छठा क्वेश्चन है कि पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति किससे हो रही है? पशु पक्षी से, वर्षा से, मानवीय स्वार्थ और अत्यधिक उपयोग से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी, मानवीय स्वार्थ और अत्यधिक उपयोग से। सातवां क्वेश्चन है कि वृक्ष किस कार्य में सहायक होते हैं? तो ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण बढ़ाने में। नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता। वर्षा रोकने में, वायु शुद्धिकरण एवं भू संरक्षण रोकने में, यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनुष्य निर्मित संसाधन है जो प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत संयंत्र। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए वृक्ष की कटाई, नदी में कूड़ा फेंकना, वृक्षारोपण। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। जल्दी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दी इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए हाल कर रहे हैं, पूरा ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, जो जहाँ आंसर मिल जा रहा है उसको बता दे रहे हैं। विकसित देशों में किसका अंधाधुंध प्रसार हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक विकास का। यानी लोग किसी भी तरह अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई से भी कोई मूल्य चुकाना पड़े। मनुष्य द्वारा पर्यटन स्थल पर क्या फैलाया जा रहा है? तो प्रदूषण। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की समस्या को समाप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो वन्य जीवों की रक्षा, वैज्ञानिक शोध, संतुलित भावना। इसके बाद है नगरों का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों की रक्षा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं शरणम का भाव क्या है? प्राकृतिक एवं शरणम का भाग, प्रकृति एवं शरणम का भाव क्या है? तो इसका भाव है कि प्रकृति ही सभी की रक्षा करती है, यानी कि प्रकृति ही सभी का शरण स्थली है। अभी हम लोग देखें 14 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो जनसंख्या नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण पर इसका भार न बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन है, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण कब करना चाहिए? तो ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। हम लोग गांव देहात में भी देखते हैं, जब वर्षा होता है तो लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधा लगाओ। युवाओं को पर्यावरण की रक्षा में क्या करना चाहिए? केवल भाषण देना चाहिए, सरकार पर निर्भर रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाली समय में प्रयत्न करना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा खाली समय में प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह जो पूरा ऑब्जेक्टिव है समाप्त हुआ और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब इससे बनने वाले 2 अंक उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में सीधे 2 नंबर में पूछा जाता है। इस श्लोक को आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है कि 5 में पूछा जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड श्लोक को 5 में पूछता है। एक बार इस श्लोक को और हम बता दे रहे हैं, क्या है? भूमेरावरणम वायुर्जलम चैव वनस्पतिः जगदाधार रूपम तत्पर्यावरण मिश्यते। यानी कि अर्थ क्या हो जाएगा इसका कि पृथ्वी का आवरण क्या है? वायु, जल और वनस्पतियाँ, ये सभी मिलकर जो संपूर्ण संसार का आधार बनाते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। चलिए अब इस चैप्टर से संबंधित 2 अंक उत्तरीय प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं उसको। यह रहा 2 अंक उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, भूमे आवरणम किम, यानी कि भूमि का आवरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि आवरण वायु जल वनस्पतिश्च, यानी कि भूमि का आवरण वायु, जल और वनस्पति है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्राणी नाम आधार रूपा का। अभी देखें कि प्राणियों का आधार रूप क्या है? तो पृथ्वी। तो लिखेंगे प्राणी नाम आधार रूपा पृथ्वी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वायु शोध कर्मणि के प्रवृत्ता, यानी कि वायु को शुद्ध करना किसका काम है, किसका प्रवृत्ति है, तो वृक्ष का। तो लिखेंगे कि वायु शोध कर्मणि वृक्षा प्रवृत्ता। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विकसितेषु देशेषु का महती परंपरा वर्तते, यानी कि विकसित देशों का क्या परंपरा है, तो विकसितेषु देशेषु विकासस्य अंध महती परंपरा वर्तते, यानी कि उनका परंपरा है कि किसी प्रकार हमको विकास करना है। कस्य नियमनं सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति, कस्य नियमनं सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति, तो जनसंख्या नियमनं सर्वाधिकम आवश्यकम अस्ति। जिन जिनको हाईलाइट किया गया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। वृक्षारोपणम कदा कर्तव्यम, तो वृक्षारोपणम वर्षा काल रभे कर्तव्यम, यानी कि वृक्षारोपण वर्षा काल के आरंभ में करना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन है किम पर्यावरण, पर्यावरण क्या है, तो भूमि आवरणम वायु जलम वनस्पति च पर्यावरणम, यानी कि भूमि जल वनस्पति यही क्या है, पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काले कानि पंचभूतानि पूज्यते स्म, यानी कि प्राचीन काल में किन 5 पंचतंत्र को पूजा जाता था, तो प्राचीन काले भूमिरापो वायुरग्नि आकाशम इति पंचभूतानि पूज्यते स्म, यानी कि प्राचीन समय में भूमि जल अग्नि आकाश इस पांचों को पूजा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति कस्य गति सहमाना मानवस्य सहायताम वांछवती, तो वैज्ञानिकस्य विकासस्य गति प्रतिर्बहुकालं सहमाना मानवस्य सहायतामेव वांछितवती। अगला क्वेश्चन है कि मानव समूहेन के भूयः मर्दिता, तो मानव समूहेन वृक्षा वनस्पतियो भूयो मर्दिता सन्ति। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलम के प्रदूषयन्ति, तो मानव निर्मित वैज्ञानिक उपकरणानि विविध यंत्राणां वस्त्रायुध विद्युत दार्दीर सर्जकानां यंत्रागाराणां समूहाश्च साकलयेन सर्वत्र वायुमंडल प्रदूषयन्ति। अगला क्वेश्चन है कि महती अनर्थ परंपरा का, कि महती सबसे बड़ा अनर्थ क्या है कि इस पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो महानगरेषु जीवनार्थ जीवंतो जना यथा कंचित पर्वतीय स्थानेषु पर्यटनाय विचरन्तरस्त्रापि बिहार वयंछया महानगरीयं प्रदूषण विस्तारयन्ति। महती यमनर्थ परंपरा, यानी कि लोग जो नगर में रहते हैं, महानगर में रहते हैं, वो घूमने के लिए अपना हॉलीडे मनाने के लिए पर्वतीय स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर भी कचरा फैला करके चले आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि रावणम किम कथ्यत, तो भूमि रावणम पर्यावरणम कथ्यते जगदाधारम किम विद्यते, तो जगदाधार्यम पर्यावरणम विद्यते। अगला क्वेश्चन है जीवन सविध्यानि अनिविश्यन्त वैज्ञानिका किम आकारसु, इसका आंसर हो जाएगा जीवन सविध्यानि अविनश्यन्त वैज्ञानिका वैज्ञानिक विकाससम आकारसु किम सर्वत्र वर्ज्यते, तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि हद से ज़्यादा उपयोग हर जगह वर्ज्यते। कस्य जलम पर्यावरण प्रदूषणम वर्तते, तो जलस्य फलम पर्यावरणदूषणम वर्तते, यानी कि जल का प्रदूषण ही पर्यावरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जल भी प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण संरक्षणाय किम परम आवश्यकम, तो पर्यावरण संरक्षणाय जनसंख्या नियंत्रणम परम आवश्यकम।
कह क्षेम करह स्यात्, तो अल्पारंभ क्षेम करह स्यात्, यानी कि छोटा शुरुआत ही सबसे उत्तम होता है। प्रकृति परिवेशे के परोपकारिणः सन्ति, तो प्रकृति परिवेशे वृक्षाः मेघाः नद्याः सूर्यचंद्र धरादयः परोपकारिणः सन्ति। इस प्रकार 2 अंक उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 12th में संस्कृत लिए हैं, और व्याकरण का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, व्याकरण भी वहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। और किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, अगला वीडियो, या कमेंट कीजिए। अगर कुछ वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो उस बात को बताइए, ताकि हम अपने आप को उसको सुधार करके अच्छा कर सकें। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।